नमस्कार। मनोविज्ञान के इस सेशन पर मिशन सिलेक्शन भार्गव सर यूट्यूब चैनल पर आप सभी सी टेट, एस टेट, यूपी टेट, एम टेट तैयारी करने वाले विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। जुड़ जाइए एक बार सभी सेशन के साथ में, फटाफट से जुड़ जाएं एक बार, ठीक है ना। क्लास अपने समय पर प्रारंभ हो गई है। चलिए अब देखिए, कल अपन जो चर्चा कर रहे थे इंडिविजुअल डिफरेंस को लेकर के अपन चर्चा कर रहे थे, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को लेकर के अपन चर्चा कर रहे थे, ठीक है ना। व्यक्तिगत विभिन्नता का सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? गाल्टन ने, लेकिन वैज्ञानिक विवरण दिया था कैटल ने, ठीक है। इसकी परिभाषाएं, इसके दो प्रकार, अंतर्वैयक्तिक और अंतरावैयक्तिक, अपन इसको समझ चुके थे और अपन चल रहे थे व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र। विभिन्नताओं के क्षेत्र क्या है? कौन कौन से क्षेत्र में हमें व्यक्तिगत भिन्नताएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करूं, पहली जो भिन्नता है वो है शारीरिक भिन्नता। शारीरिक भिन्नता। अब शारीरिक भिन्नता जनरल सी बात है, ठीक है। शारीरिक भिन्नताएं से मतलब आपका जनरल सी बात है कि कोई भी दो व्यक्ति ना तो लंबाई में, चौड़ाई में, शरीर के आकार में, रंग में, रूप में एक समान नहीं होते। उनमें निश्चित तौर पर क्या पाया जाता है? अंतर पाया जाता है। तो शरीर या शरीर की बनावट या शरीर के रंग रूप या शरीर के आकार में जो अंतर दिखाई देता है उसको अपन कौन से क्षेत्र में रखेंगे? शारीरिक भिन्नता क्षेत्र में रखेंगे। यानी कहने का मतलब, ठीक है, कोई कैसा है? कोई गोरा है, कोई गोरा है, तो कोई काला, तो कोई क्या है? काला। ये व्यक्तिगत भिन्नता, शारीरिक भिन्नता हो गई, ठीक है ना। कोई लंबा है, कोई लंबा है, तो कोई नाटा, तो कोई नाटा, ठीक है। या कह सकते हैं कोई ताकतवर है तो कोई कमजोर है, कोई दुबला है तो कोई मोटा है। ये हमारी कौन सी भिन्नता रहेगी? ये हमारी शारीरिक भिन्नता रहेगी। कौन सी भिन्नता रहेगी? ये शारीरिक भिन्नता, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 2। दूसरी जो है वो आती है मानसिक भिन्नता। मानसिक भिन्नता। मानसिक भिन्नता। अब मानसिक भिन्नता का तात्पर्य क्या है? क्या कभी भी दो बालक एक समान बुद्धिमान होते हैं? नहीं होते, ठीक है। कोई औसत बुद्धि है, कोई प्रतिभाशाली है, कोई मंद बुद्धि है, कोई सामान्य है, कोई जड़ बुद्धि है। तो ये हमारी जो बौद्धिक रूप से अंतर पाया जाता है, जिसका संबंध हमारे मस्तिष्क से होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या आएगा? कोई तो कैसा है? कोई प्रतिभाशाली है, कोई प्रतिभाशाली है। एक ही माता पिता की संतान में देख लीजिए, कोई प्रतिभाशाली मिल जाएगा तो कोई मंदबुद्धि मिल जाएगा। कोई प्रतिभाशाली तो कोई औसत बुद्धि है, औसत। तो कोई कैसा मिलेगा? तो कोई मंद बुद्धि है, मंगोलिज्म, मंद बुद्धि, ठीक है ना। तो कोई कैसा है? कोई सामान्य है, ठीक है। तो ये आपको कौन सी भिन्नता देखने को मिलेंगी? ये आपकी मानसिक भिन्नता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें वैचारिक भिन्नता। वैचारिक भिन्नता यानी विचारों में क्या मिलती है? भिन्नता मिलती है, ठीक है। अब वैचारिक भिन्नता का तात्पर्य क्या है? कोई तो राजनीति में रुचि रखता है, कोई राजनीति में रुचि रखता है, में रुचि रखता है,
तो कोई नहीं। जरूरी थोड़ी है कि भाई सबके विचार मिल जाए, ठीक है ना। तो विचारों में तालमेल ना होने के कारण भी अपन लोगों को क्या देखने को मिलती है, भिन्नता देखने को मिलती है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें संवेगात्मक भिन्नता। संवेगात्मक भिन्नता यानी संवेगों में क्या पाया जाता है, अंतर। संवेगात्मक इमोशन डिफरेंस, संवेगात्मक भिन्नता। व्यक्ति की जो उत्तेजित अवस्था है उसको अपन किस नाम से जानते हैं, इमोशंस के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। व्यक्ति की जो भिन्नता है कौन सी, ठीक है ना, व्यक्ति के अंदर जो भिन्नता पाई जाती है उसको अपन किस नाम से जानते हैं, जो इमोशन में अंतर पाया जाता है उसको अपन, ठीक है, किस नाम से जानेंगे, संवेगात्मक भिन्नता। यानी कहने का मतलब संवेगों में क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है, ठीक है। अब संवेगात्मक भिन्नता का मतलब क्या हुआ कि कोई शांत है, ठीक है ना, कोई तो कैसा है, कोई शांत है, कोई शांत, तो कोई क्रोधी है, ठीक है, तो कोई ईर्ष्यालु है, तो कोई दयालु है, तो कोई प्रेमी है, ठीक है ना, तो किसी में वात्सल्य है, तो किसी में वात्सल्य का अभाव है। ये हमारी कौन सी भिन्नता हो गई, संवेगात्मक रूप से भिन्नता, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो सीखने की भिन्नता। सीखने में क्या पाई जाती है, भिन्नता। अधिगम में भिन्नता, सीखने में भिन्नता। अब सीखने का भिन्नता का मतलब सीधी सी बात है, मैंने आपको बाल विकास पढ़ाया और उसमें बताया था कि विकास की कौन सी अवस्था में बच्चा तीव्र गति से सीखता है, तो शारीरिक शैशवावस्था में। विकास की कौन सी अवस्था में बच्चा तीव्र गति से सीखता है, तो शैशवावस्था में। लेकिन सीखना मंद पड़ जाता है ना, वो कौन सी अवस्था है, बाल्य अवस्था। लेकिन सीखना द्रुत और तीव्र हो जाता है, वो कौन सी अवस्था है, किशोर अवस्था। तो भैया सीधी सी बात है, हर किसी के सीखने की जो दर है, सीखने की जो गति है, वो एक समान नहीं होती, अलग अलग होती है। इसका मतलब उनमें क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है, और इसी अंतर को क्या कहेंगे, लर्निंग में भिन्नता, लर्निंग डिफरेंस, ठीक है। अब यहां सीधी सी बात है, कोई जल्दी सीखता है तो कोई देरी से। कोई जल्दी सीख जाता है, कोई जल्दी सीख लेता है तो कोई धीमी गति से सीखता है, स्लो लर्नर, धीमी गति से, ठीक है। यहां पर अपन ये भी देख सकते हैं कि सीखने की दर कभी भी एक समान नहीं होती, ठीक है ना। भैया ललिता जरसाना सर क्या एग्जाम है 30 और 31 का, अभी तो आपको पता होगा नोटिफिकेशन क्या आया है, ठीक है ना। एग्जाम होता भी है तो अपना काम हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे कोई सीखना कैसे होता है, सीखना कभी तीव्र होता है, कभी तीव्र, तो कभी मंद, कभी मंद। अब एक समान गति से तो हम सीख ही नहीं सकते, तो ये कौन सी भिन्नता हो गई, आपके सीखने में भिन्नता हो गई। क्या हो गई, सीखने की भिन्नता हो गई, ठीक है ना। अब बात करें व्यक्तित्व विभिन्नता। व्यक्तित्व में क्या पाई जाती है, विभिन्नता पाई जाती है, व्यक्तित्व में विभिन्नता, व्यक्तित्व भिन्नता। अब व्यक्तित्व भिन्नता की बात करें तो सीधी सी बात है पर्सनैलिटी। अब पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है, आपने खूब पता है कि जुंग ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और तीसरा कौन सा है, अवयमुखी, ठीक है ना। स्प्रेंगर व्यक्तित्व के 4 प्रकार बता रहा है, ठीक है। कोई आर्थिक है, कोई धार्मिक है, कोई सामाजिक है, कोई सैद्धांतिक है, तो कोई कलात्मक है, तो कोई राजनीतिक है। इसका मतलब सबकी पर्सनैलिटी क्या है, अलग अलग है, ठीक है। परिवार में 2 कैंडिडेट हो सकता है एक अंतर्मुखी हो, एक बहिर्मुखी हो, दोनों अंतर्मुखी हो जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब व्यक्तित्व में भी क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, कोई अंतर्मुखी है,
कोई तो कैसा मिलेगा, कोई अंतर्मुखी, अंतर्मुखी, ठीक है। तो कोई कैसा मिलेगा, तो कोई बहिर्मुखी है, कोई बहिर्मुखी है, कोई अंतर्मुखी है तो कोई बहिर्मुखी है तो कोई उभयमुखी है, ठीक है। कोई सैद्धांतिक है तो कोई आर्थिक है तो कोई राजनीतिक है तो कोई धार्मिक है तो कोई कलात्मक है, ठीक है। ये कौन सी भिन्नता है, व्यक्तित्व की। कोई एंडोमार्फिक है, कोई मेसोमार्फिक है, कोई एक्टोमार्फिक है, ये भी क्या है, व्यक्तित्व की विशेषता। कोई पिकनिकल है, कोई एथलेटिक है, कोई आपका स्थैमिक है तो कोई डिस्प्लास्टिक है, ये भी क्या है, व्यक्तित्व की भिन्नता है। कोई सतोगुणी है तो कोई रजोगुणी है तो कोई तमोगुणी है, ठीक है ना। कोई विचारशील है तो कोई कर्मशील है तो कोई भावशील है। यानी व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण दिए गए हैं वो इसका मतलब अंतर ही तो बताया गया है। तो वर्गीकरण क्या, एक तरीके से अंतर ही है। तो व्यक्तित्व में भी क्या पाई जाती है, भिन्नता देखने को मिलती है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, उपलब्धि की भिन्नता। उपलब्धि, अचीवमेंट, उपलब्धि की भिन्नता। उपलब्धि और प्रेरणा सिद्धांत किसका है, सब जानते हैं, डेविड सी मैक्लेलैंड एंड होएंगा, और सहयोगी कौन है, एटकिंसन। उपलब्धि, अचीवमेंट, तो हर किसी की उपलब्धि का स्तर एक समान नहीं होता। आप देख लो, हो सकता है आपके कुछ सहपाठी ऐसे हो जिन्होंने ट्रेनिंग किया और ट्रेनिंग पूरा करते ही और वो गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर ली, उनको बहुत जल्दी सफलता मिल गई, नौकरी मिल गई, या कोई धंधा बढ़िया उनका चल गया, आज सफल सक्सेस हैं, ठीक है। कोई ऐसा भी होता है जिसको एक बार में नौकरी नहीं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार चार पांच पांच अटेम्प्ट जब जाकर के उनको उपलब्धि मिली। कोई ऐसा है जो उम्र के अंतिम पड़ाव पे आकर के उसको उपलब्धि मिल रही है, और कोई ऐसा भी होता है जिसको उपलब्धि मिल भी नहीं पाती है। तो कहने का मतलब जरूरी नहीं है कि हर किसी का उपलब्धि का जो स्तर है, अचीवमेंट का जो लेवल है वो एक समान हो। उसमें भी क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। कोई बहुत जल्दी लक्ष्य को हासिल कर लेता है तो कोई बहुत देरी से। लक्ष्य क्या है, उपलब्धि है, ठीक है। तो यहां पर क्या मिलेगा, उपलब्धि का अंतर, कम भिन्नता का मतलब यही हो गया कि भाई हम, हो सकता है कि मान लीजिए मेरी नौकरी लग गई 20 साल की एज में, ठीक है ना, और मान लीजिए मेरे से जो मेरा मित्र है उसको लगी 40 साल या अंतिम पड़ाव पे आगे लगी, तो इसका मतलब उसको अचीवमेंट देरी से मिला, मुझे जल्दी मिल गया। तो उपलब्धि ऐसा तो नहीं है कि सबकी एक समान हो, सब हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो उपलब्धि की भिन्नता का तात्पर्य यही है कि व्यक्ति अपने लक्ष्य को क्या करता है, आसानी से हासिल नहीं करता, बल्कि उसमें क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब उपलब्धि प्रत्येक व्यक्ति की कैसी होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। उपलब्धि प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग होती है, अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे विराट कोहली है, विराट कोहली ने वनडे में जो शतकों की 50 लगाई वो हमारे क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने शतकों का शतक लगाया हुआ है। लेकिन तेंदुलकर ने जो उपलब्धि, अचीवमेंट हासिल किया वो बनस्पत विराट कोहली के, ठीक है ना, बहुत अधिक इनिंग ली थी उन्होंने। विराट कोहली हालांकि 85 शतक के करीब हो गए हैं, मैं आपको उदाहरण समझा रहा हूं, ठीक है ना, 85 शतक, लेकिन इनिंग अगर देखी जाए तो इनिंग किसने कम खेली है, विराट कोहली ने, ठीक है। तो उपलब्धि जैसे कहते हैं ना कि बहुत तेज 10,000 रन पूरा करने वाला, 13,000 बनाने वाला, ठीक है ना, सबसे तेज बनाने वाला, तो सबसे ज्यादा की बात करें तो हमारे सचिन तेंदुलकर का नाम आता है, लेकिन सबसे फास्ट पार करने वाला जो तोड़ता चला रहा है वो कौन है, कोहली है। तो हर किसी की उपलब्धि का स्तर जो होता है वो कैसा होता है, अलग अलग होता है। हर किसी की उपलब्धि का स्तर एक समान नहीं होता। रिकॉर्ड जो होते हैं वो उपलब्धि तो है, और रिकॉर्ड क्या होते हैं, टूटते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि नौकरी है, हो सकता है तुम्हारी नौकरी अब तक नहीं लग पाई और तुम्हारे भाई ने पढ़ते ही उसने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, कोई टेस्ट दिया, फटाफट से उसकी नौकरी लग गई।
अब ऐसी स्थिति में आप देखते हैं ऐसे लोग जो जल्दी लग जाते हैं ना, वो हम जैसे और आप जैसे लोगों को क्या देते हैं, ज्ञान पेलते हैं। पता नहीं तुम लोग क्या ही पढ़ते हो, है ना, पता नहीं तुम्हारा क्यों नहीं हो पा रहा, इस तरह की चीज। वो एक अपवाद वाली चीज है, सामाजिकता वाली बात चीज है, लेकिन आप ये प्रत्यक्ष से देख सकते हैं। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगी, आपकी उपलब्धि की भिन्नता। ठीक है, नेक्स्ट देखो, गामक भिन्नता। गामक मोटर स्किल जो होते हैं आपके बच्चों के द्वारा जो छोटी छोटी गतिशील क्रियाएं की जाती हैं, वो गामक क्रियाएं होती हैं। तो गामक क्रियाओं में भी क्या मिलती है, गामक भिन्नता का मतलब गामक जो क्रियाएं हैं। ठीक है, जैसे इसका मतलब है कि कोई तो जल्दी चलना सीख जाता है, कोई जल्दी चलना सीख जाता है, जल्दी चलना सीख जाता है, सीखता है। तो कोई देरी से, तो कोई देरी से सीखता है। ठीक है ना, कोई जल्दी लिख लेता है, लिखना गतिशील क्रिया है, कोई जल्दी लिख लेता है, जल्दी लिख लेता है, लिखता है। तो कोई देरी से, इसका मतलब ये उसकी कौन सी भिन्नता है। नमस्कार भाई कैलाश, ये उसकी कौन सी भिन्नता है, गामक भिन्नता है। कौन सी भिन्नता है, गामक भिन्नताएं हैं ये। ठीक है ना, जल्दी चलना सीख जाता है, कोई देरी से चलना सीखता है, कोई जल्दी लिखता है, कोई देरी से लिखता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगी, आपकी गामक। अब बात करें नेक्स्ट, देखो रुचि की भिन्नता। रुचियों में क्या पाई जाती है, भिन्नता, रुचियों की भिन्नता, रुचियों की भिन्नता। अब रुचियों की भिन्नता से संबंध क्या है, मतलब सीधी सी बात है, किसी की संगीत में रुचि है, किसी की डांस में रुचि है, किसी की साहित्य लेखन में रुचि है, किसी की खेलने में रुचि है, किसी की कुकिंग में रुचि है, किसी की बागवानी करने में रुचि है, किसी की शैतानी करने में रुचि है। तो रुचियां भी हैं, वो सबकी कैसी होती हैं, अलग अलग होती हैं। कैसी होती हैं, अलग अलग होती हैं। ठीक है ना, तो यहां पर जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, कोई संगीत में रुचि लेता है, कोई संगीत म्यूजिक, कोई संगीत में रुचि लेता है, तो कोई खेलने में, इसका मतलब सबकी रुचि कैसी हो गई, अलग अलग है। ठीक है ना, किसी का पढ़ने में इंटरेस्ट होता है तो किसी का नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब सबकी रुचियां क्या हैं, अलग अलग हैं। ठीक है ना, अब बात करें नैतिक भिन्नता, क्या पाई जाती है, नैतिक भिन्नता। अब नैतिक का मतलब क्या होता है, चारित्रिक भिन्नता कह सकते हैं इसको, चारित्रिक भिन्नता, चारित्रिक भिन्नता। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, कोई नैतिक है तो कोई अनैतिक, कोई नैतिक है, नैतिक है तो कोई अनैतिक, कोई सामाजिक है तो कोई असामाजिक, कोई चोरी करता है तो कोई चोरी नहीं करता। ठीक है ना, चरित्र में भिन्नता, बिल्कुल रुचियों में भिन्नता, है ना, ये आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, समझना है। अब इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, देखें तो लैंगिक भिन्नता। लैंगिक, लैंगिक का मतलब समझ गए, महिला पुरुष। लैंगिक भिन्नता, लैंगिक भिन्नता। अब लैंगिक भिन्नता का मतलब महिला पुरुष में जो अंतर हो। हाँ बिल्कुल, विचारों में भिन्नता होती, करा दिया, वैचारिक भिन्नता बोलते हैं उसको। ठीक है ना, आप राजनीति में रुचि रखते हैं, मैं नहीं रखता। आप स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं, मैं नहीं रखता। आप
धर्म के अर्थ क्षेत्र में इंटरेस्ट आनंद विचार करते हैं, मैं नहीं करता। ठीक है, तो सबके विचारों में क्या है, अलग अलग विचारों का तालमेल नहीं मिलता, तो ये वैचारिक भिन्नता है। और जब वैचारिक भिन्नता होती है तभी मामले डिस्प्यूट होते हैं, ये भी आपको पता है। भाई लड़ाई होने का कारण क्या है, विवाद उत्पन्न होने का कारण क्या है कि कहीं ना कहीं हमारी जो विचार हैं जब एक दूसरे से अपन तालमेल नहीं बिठा पाते हैं तभी तो विखंडन होते हैं, साझेदारी या पार्टनरशिप क्यों टूटती हैं, है ना। क्रिकेट का मैच देख लो उदाहरण के लिए कि खिलाड़ी रन आउट हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि जब वो आपस में दौड़ लगा रहे हैं तो उसके दौड़ में कोरिलेशन नहीं था, संबंध नहीं बना पाए वो। ठीक है, तो इस कारण से वो रन आउट होकर चला गया। ठीक है ना, तो वहां पार्टनरशिप क्या हो गई, ब्रेक हो गई। बिजनेस में जैसे अपन क्या करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, तो जब तक हमारे विचार एक दूसरे से मैच खा रहे हैं तब तक तो पार्टनरशिप है वो बढ़िया चल रही होती है। और जब जरा सा भी विचारों में तालमेल नहीं मिले, दोनों के जब विचारों में एक मिलनसार नहीं हो, तो फिर वो बहुत जल्दी पार्टनरशिप टूट जाती है। संबंधों में देख लीजिए, संबंधों का भी यही हाल है, जब तक संबंध चल रहे हैं, जब तक कि आपके विचार मैच खा रहे हैं, और जहां विचारों में मैच नहीं हुआ, जहां से मिसमैच प्रारंभ हो गया, संबंधों में खटास आना प्रारंभ हो जाती है। और कई बार तो आप देखते हैं कि कोर्ट कचहरी तक हो जाती है। यही कारण है, विचार सबके क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है ना। लैंगिक भिन्नता, लैंगिक भिन्नता का मतलब क्या है कि महिला और पुरुषों में अंतर करना, महिला पुरुष में अंतर करना। अब जैसे मैं बात करूं कि महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा अधिक उदारता देखने को मिलती है, बिल्कुल बात सही बात है। महिलाएं थोड़ी सी क्या होती हैं, नाजुक होती हैं, सॉफ्ट कॉर्नर होता है उनका। ठीक है ना, महिलाएं जो हैं वो जरा सा डांटने पर रोने लग जाएंगी, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर कोमलता, करुणता है, करुणा है, वो बहुत अधिक पाई जाती है। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा अधिक उदारता पाई जाती है। कौन सी भिन्नता को दिखा रहा है, लैंगिक को। अधिक उदारता पाई जाती है। अब यही प्रश्न आ गया कि महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा अधिक उदारता पाई जाती है, यह कथन किसको दर्शा रहा है, यह कथन किस बात को दर्शा रहा है। तो भैया आपको खूब पता है कि सर महिला पुरुष में अंतर कर रहे हैं, महिला पुरुषों में भेदभाव किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लैंगिक भिन्नता को दर्शा रहा है। और चूंकि हम दोनों में अंतर कर रहे हैं तो ये क्या है, लैंगिक पूर्वाग्रह हो गया। क्या हो गया, ये लैंगिक दुराग्रह जिसको बोलते हैं, पूर्वाग्रह। आरटेट 2011 में आया था एक प्रश्न, जब सबसे पहले राजस्थान में जब ये प्री टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ था, आरटेट राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, जिसको वर्तमान में रीट में कन्वर्ट किया गया है। आरटेट सबसे पहले जो टेट परीक्षा हुई है वो 2011 से प्रारंभ हुई है, सन 2011 से। 11 में पहला टेट हुआ था, तो उसी में ये प्रश्न आया था कि पुरुष जो हैं वो महिलाओं से अधिक बुद्धिमान होते हैं, पुरुष महिलाओं से अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन किस बात को संकेत कर रहा है। तो भैया ये जो है कि ये जो स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं लैंगिक दुराग्रह या पूर्वाग्रह यानी जेंडर वाइज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं उसको दिखा रहा है। बोलो बात समझ में आई, ठीक है ना। जैसे सामान्यतः पुरुष महिलाओं से अधिक बुद्धिमान होते हैं, वैसे कोल एवं ब्रुस ने यह माना है कि महिला और पुरुषों की बुद्धि में कुछ तो अंतर पाया जाता है। और बात वैसे भी देख लो, स्वाभाविक सी बात है, पुरुष तो महिलाओं से ज्यादा बुद्धिमान हैं क्या कि नहीं है, बताओ। अब आप में से खंडन कर देंगे इस चीज का महिला वर्ग में से कि सर ये तो गलत बात है, ठीक है ना। लेकिन अपन ये चीज देखते हैं कि महिला में जो होता है तो थोड़ा सा करुणा, वात्सल्य, प्रेम, है ना, ये वाली जो भावना है, कहीं ना कहीं महिलाओं का जो नेचर होता है वो सॉफ्ट कॉर्नर होता है। अब कहने को तो अपवाद हर चीज के मिल जाएंगे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वो वीरांगना महिला थी, वीरांगना थी, ठीक है ना, लेकिन वीरांगना होने के साथ साथ कहीं ना कहीं उसके अंदर भी मातृत्व प्रेम था। तो ये पुरुष का जो व्यवहार होता है
वो बाहर से कैसा दिखाई देता है आपको, कड़क दिखाई देता है, थोड़ा सा कठोर दिखाई देता है, लेकिन महिलाओं का जो नेचुरल बिहेव होता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर पाया जाता है। तो ये जो इस प्रकार का अंतर है ये किस में पाया जाएगा, ये आपके लैंगिक भिन्नता यानी जेंडर डिफरेंस को दर्शाने वाला ये क्या है, कथन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट देखो आर्थिक भिन्नता। आर्थिक भिन्नता, आगे चलते हैं। आर्थिक भिन्नता, अब यह में तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, इसको समझने में तो किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आर्थिक भिन्नता, आर्थिक भिन्नता, ठीक है। क्या सभी एक समान पैसे वाले हैं क्या, नहीं है ना। क्या सभी गरीब हैं क्या, नहीं है। जैसे अपन बात करते हैं मिडिल मध्यम वर्ग, है ना, हम बात करते हैं धनिक वर्ग, मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग, तो ये किसको दिखा रहा है, ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक जो डिफरेंस है उसी को तो दिखा रहा है। कुछ लोग मालिक बने बैठे हैं, ठीक है, कुछ नौकर बने बैठे हैं, तो ये किसको दिखा रहा है, ये अंतर ही तो दिखा रहा है, ठीक है। कोई पैसे वाला है तो कोई गरीब है, किसको दिखा रहा है, इकोनॉमिक जो डिफरेंस है। कोई राजा है तो कोई रंक है, किसको दिखा रहा है, इकोनॉमिक डिफरेंस कोई तो दिखा रहा है, ठीक है। तो आर्थिक भिन्नता का मतलब कोई गरीब है, कोई गरीब तो कोई अमीर, कोई गरीब है तो कोई अमीर है। अब इसमें हम तो क्या ही कर सकते हैं भैया, तो कोई अमीर, कोई अमीर, ठीक है। सब कौन सी भिन्नता है जी सर, गरीब अमीर, ये आर्थिक भिन्नता है। कोई मालिक बना बैठा है तो कोई मजदूरी कर रहा है, इकोनॉमी की तो बात है, ठीक है ना, पैसे की तो बात है। सब कुछ इसी पे जो टिका हुआ है, दुनिया ही इसके पीछे भाग रही है, हम भी इसी के पीछे भाग रहे हैं, आप भी इसीलिए तो पढ़ रहे हो, क्योंकि आपको आर्थिक भिन्नता को दूर करना है, ठीक है ना, आपको बेरोजगारी को खत्म करना है, तभी तो हम यहां इसके पीछे भाग रहे हैं। हम क्यों पढ़ाने आए, हम यहां क्यों पढ़ाने आए, हमें भी इससे कुछ मिलता है। आप क्यों पढ़ने आए, कि आपको भी यहां से पढ़ के कुछ ना कुछ मिलता है और उसके परिणाम स्वरूप आप इस चीज को प्राप्त करना चाहते हो। बोलो बात सही है कि नहीं है। गए वो जमाने यथार्थवाद के साहब, जैसे बीएड कॉलेज में पूछते हैं ना कि आपने बीएड क्यों चुना, कि साहब टीचिंग एक बहुत पवित्र व्यवसाय है, मैं समाज को शिक्षित करना चाहता हूं, तो भैया मुफ्त में पढ़ाना शुरू कर दे। अरे भाई घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ठीक है, हम अपना ईमानदारी से कर्तव्य निर्वाह कर रहे हैं, हमको मानदेय मिल रहा है और हम उसका पूरा ईमानदारी के साथ में निर्वहन करें, ये एक अच्छा टीचर की निशानी है, ठीक है। तो वही काम अपन करके चल रहे हैं, हमारा मानदेय भी हमें मिलता है, मेहनत का जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उसका हमें मानदेय मिलता है, और हम इसके बदले में बच्चों को पूरी ईमानदारी के साथ में कंटेंट दे रहे हैं, यही चीज होती है, ठीक है। तो ये सब किसके कारण है, आर्थिक भिन्नता के कारण है। किसके पीछे भाग रहे हैं सब लोग, इसी के पीछे तो भाग रहे हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखो धार्मिक भिन्नता, एक क्षेत्र मिलेगी धार्मिक भिन्नता। अब आस्तिक नास्तिक की बात करें तो कौन सी भिन्नता में आएगी, धार्मिक में आएगी। धार्मिक भिन्नता, धार्मिक भिन्नता, ठीक है। अब इसमें देखो कोई आस्तिक तो कोई नास्तिक, कोई कैसा है, आस्तिक है, तो कोई क्या है, नास्तिक, यानी कोई ईश्वर को मानता है तो कोई नहीं मानता। राधे राधे भैया, राधे कृष्णा विनोद जी नमस्कार। तो कोई आस्तिक हो गया तो कोई नास्तिक हो गया, कोई गरीब हो गया तो कोई अमीर हो गया, तो कोई पुरुषों से ज्यादा क्या हो गया, उदार हो गया, तो कोई जल्दी उपलब्धि हासिल कर लेता है तो कोई देरी से, तो कोई शरीर से गोरा है तो कोई काला है, ठीक है। कोई राजनीति में रुचि रखता है तो कोई धर्म में रुचि रखता है, ठीक है। कोई क्रोधी है तो कोई हंसमुख है, ठीक है। ये संवेगात्मक भिन्नता, तो ये हो गए आपके व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र, ठीक है ना। तो देखो शारीरिक भिन्नता आ गया समझ में। दूसरा देखो मानसिक भिन्नता, कोई प्रतिभाशाली है। अब जैसे टर्मन ने जो आईक्यू लेवल टेबल दी अपनी, ठीक है ना, प्रतिभाशाली बालक 140 प्लस, क्रो एंड क्रो के अनुसार 130, ठीक है ना।
आपका मंद बुद्धि बालक है, आपके जड़ बुद्धि बालक जिसका IQ 25 से बिलो है, जड़ बुद्धि है, ठीक है। सामान्य का 110 से 111, ठीक है। आप प्रखर में देख लीजिए 139 तक, और अति सुपीरियर जिसको बोलते हैं वो 140 प्लस है। तो ये सब किसको दिखा रहा है? ये हमारे मानसिक भिन्नता को तो दिखा रहे हैं, ठीक है। अपन देखें वैचारिक, तो सबके विचार तालमेल नहीं खाते हैं, ठीक है ना। फिर देखो संवेगात्मक, इसका मतलब किसी को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, तो कोई बहुत जल्दी हर किसी को जरा जरा सी बात पे गुस्सा, तो कहते हैं बड़ा गुस्सैल है। ये बड़ा कैसा है? ये बड़ा भावुक है। तो मान लीजिए कोई भावुक हो गया है ना, कोई शांत है, तो कोई कैसा होता है? भावुक। भावुक कौन से होते हैं? जिनको जरा सा कुछ कह दो और उनकी आंखों से गंगा जमुना बहना प्रारंभ हो जाता है। तो अपन क्या कहते हैं? यार ये तो बड़ा भावुक है यार, इससे जरा सी कोई कह दो, ये तो बस इसके तो आंसू निकल जाते हैं। तो वो कैसा है? कहीं ना कहीं संवेगात्मक भिन्नता है, ठीक है ना। कोई बहुत जल्दी सीख जाता है, तो कोई बहुत देरी से, तो कोई सीख ही नहीं पाता। सबकी सीखने की गति कैसी होती है? अलग अलग है, ठीक है ना। प्रतिभाशाली बालक तुरंत कैचअप कर लेता है, जबकि जो जड़बुद्धि बालक होते हैं, है ना, भैंस के सामने बीन बजाओ, है सके भैंस नाच, वो सीख जाए, उन पे कोई प्रभाव ना पड़े, चिकनी घड़े। तो सीखने की भिन्नता ही तो है। व्यक्तिगत भिन्नता में कोई अंतर्मुखी है तो कोई बहिर्मुखी है तो कोई उभयमुखी है, ठीक है ना। उपलब्धि में प्रत्येक व्यक्ति की उपलब्धि कैसी होती है? अलग अलग होती है। गामक कोई जल्दी चलना सीख जाता है तो कोई देरी से चलना सीखता है, कोई जल्दी लिखता है तो कोई देरी से लिखता है। ये आपकी कैसी भिन्नता है? गामक भिन्नताएं। शरीर के द्वारा जो छोटी छोटी गतिशील क्रियाएं की जाती हैं वो गामक क्रियाएं कहलाती हैं, मोटर स्किल्स कहे जाते हैं, ठीक है ना। रुचियों में भिन्नता, कोई संगीत में रुचि ले रहा है तो कोई खेलने में रुचि ले रहा है। सबकी रुचियां क्या हैं? अलग अलग हैं, सबका इंटरेस्ट अलग अलग है, ठीक है। जिसका साइंस में इंटरेस्ट था उसने BSc ले लिया, जिसका कला में था उसने आर्ट्स ले लिया, जिसका कॉमर्स में था उसने वाणिज्य ले लिया, जिसका एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट था उसने एग्रीकल्चर ले लिया, जिसने मेडिकल में जाना था उसने मेडिकल चुन लिया, जिसको IIT करनी थी उसने IIT चुन ली, जिसको इंजीनियरिंग करनी थी उसको इंजीनियरिंग कर ली। तो सबका इंटरेस्ट के ऊपर ही तो खेल है, ठीक है ना। चारित्रिक भिन्नता, चारित्रिक भिन्नता का मतलब क्या है? कोई नैतिक है तो कोई अनैतिक है, कोई, ठीक है ना। एस्टेट कब तक हो रहा है? ये तो भैया आपको पता होना चाहिए, एस्टेट कब तक हो रहा है, ठीक है। कोई डेट नोटिफिकेशन आई क्या ऑथेंटिक? अभी तक तो शायद मेरे पास तो कोई इंफॉर्मेशन है नहीं है, ठीक है ना। 17-18 जनवरी की बात थी, वो तो डेट निकल गई। अब इसके बाद आपके वहां के बोर्ड अध्यक्ष का क्या कोई बयान आया है या क्या कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन? शायद अभी तक तो मेरे ख्याल से आया नहीं है, ठीक है ना। और आप बताइए अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन हो विनोद कुमार, तो आप मुझे एक बार मैं कमेंट करके बताओ कि सर ये डेट संभावना है। तो आप, क्योंकि आप लोग को ज्यादा नॉलेज रहती है इस चीज की। लैंगिक भिन्नता में आप समझ गए, महिला में पुरुषों की अपेक्षा क्या होती है? अधिक उदारता पाई जाती है। ये आप समझ ही गए, आपके क्लियर? बताओ एक बार फटाफट से, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? और बताओ एस्टेट की डेट से भी अवगत कराओ एक बार फटाफट, बताइए बताओ, अगर अवगत करा दिया करो फटाफट के हाँ सर कोई सूचना है या नहीं है, मैसेज लिख दिया करो। ठीक है ना, चले आगे। ओके, अब बढ़ते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण, ठीक है ना। अब ये इंडिविजुअल डिफरेंस होने के कारण क्या है? ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता आपने समझ ली, आपने इसकी परिभाषाएं पढ़ ली, आपने इसके प्रकार अंतरा व्यक्तिक और अंतर व्यक्तिक, इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल, ये आपने समझ लिया। आपने व्यक्तिगत भिन्नताओं के कौन कौन से क्षेत्र हैं, किन किन क्षेत्रों में देखने को मिलती है, ये आपने पढ़ लिया। अब इसमें पढ़ते हैं कि व्यक्तिगत जो ये विभिन्नताएं हैं, ये भिन्नताएं होने का रीजन क्या है, कारण क्या है? तो हेडिंग डाल देंगे सभी, व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण, क्या कारण है? व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्या कारण है? व्हाट इज द रीजन ऑफ इंटेलिजेंस, सॉरी इंडिविजुअल डिफरेंस, क्या इसके रीजन है? अब आप देखिए, सबसे पहले अपन बात करें तो पहला पॉइंट इसमें आता है वंशानुक्रम। व्यक्तिगत भिन्नताओं का पहला कारण क्या है? वंशानुक्रम।
वंशानुक्रम तो और वातावरण तो ये दो ऐसे तत्व हैं जो आपके हर प्रकार के विकास को प्रभावित करते हैं, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे नैतिक हो, सामाजिक हो, संज्ञात्मक हो, भाषाई विकास हो, हर प्रकार के विकास को प्रभावित करता है आपका वंशानुक्रम। कौन सा करता है? वंशानुक्रम। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके समर्थक कौन है, क्योंकि एक बार सीटेट में आया था कि व्यक्तिगत भिन्नता के वंशानुक्रम कारक के समर्थक कौन हैं, कौन से हैं। तो देखो इसके जो समर्थक हैं, सबसे पहले बात कर लें इसके समर्थक, जो इस बात का समर्थन करते हैं कि भाई व्यक्तिगत विभिन्नताओं का एक कारण वंशानुक्रम है, तो इसके समर्थक कौन है। ठीक है, तो देखो इसके समर्थकों में मैं बात कर लूं आपसे, तो पहला तो नाम तो आएगा रूसो। कौन है? रूसो। दूसरा है पियर्सन, तीसरा है आपका गाल्टन, और चौथा नाम आता है इसमें आपका टर्मन। ये व्यक्तिगत भिन्नता के वंशानुक्रम कारण के क्या माने जाते हैं? समर्थक माने जाते हैं। ठीक है, क्या माने जाते हैं? ये समर्थक। अब ये क्या ही कहते हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखना, ये लोग क्या कहते हैं, इनका मानना ये है कि भाई व्यक्तिगत जो शारीरिक और मानसिक भिन्नता जो पाई जाती है वो कहीं ना कहीं वंशानुक्रम के कारण पाई जाती है। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब वंशानुक्रम का बच्चों की शारीरिक व मानसिक भिन्नता पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। किस पर? सर्वाधिक जो प्रभाव है शारीरिक व मानसिक भिन्नता पर, यानी वंशानुक्रम का जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा वो किस पर पड़ेगा? इसका जो सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, कौन सा प्रभाव? सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ता है वंशानुक्रम का वो किसके ऊपर पड़ता है? तो आपके पास दो चीज होंगी। नंबर एक तो शारीरिक विशेषताओं पर, शारीरिक पर, और दूसरा पड़ता है मानसिक। ये जो शारीरिक और जो मानसिक भिन्नताएं देखने को पाई जाती हैं वो सब वंशानुक्रम के कारण पाई जाती है। किसके कारण पाई जाती हैं? वंशानुक्रम। ठीक है ना, आ रही बात समझ में? तो ये पहला कारण है वंशानुक्रम, और उसका समर्थन करने वाले ध्यान रखना सीटेट जैसे एग्जाम में ये आ भी गए, रूसो, पियर्सन, गाल्टन एवं टर्मन। ये इसके क्या माने जाते हैं? चार समर्थक, जिन्होंने इस बात को माना है कि कहीं ना कहीं इंडिविजुअल डिफरेंस जो है वो व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण है। और उन्होंने ये भी बताया कि बच्चों में जो शारीरिक और जो मानसिक भिन्नताएं पाई जाती हैं उसका मेन कारण क्या है? वंशानुक्रम है। क्या है? वंशानुक्रम। जैसे माता पिता अगर मंदबुद्धि है तो संतान भी मंदबुद्धि हो रही है। ठीक है ना, माता पिता इंटेलिजेंट हैं तो कभी कभी क्या होता है कि संतान बुद्धिमान हो जाती है ना, आपको बात हर चीज के मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका पहला कारण है वंशानुक्रम। बोलो बात समझ में आई क्या? एक बार बताओ फटाफट से, बताओ एक बार फटाफट से, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं आप। ठीक है, अब अपन बात करें दूसरा कारण। आपको पता ही, मैंने आपको एक हिंट दे दी कि वंशानुक्रम जहां पे आ गया, और दूसरा मैंने बताया वातावरण, क्योंकि बुडवर्थ ने क्या कहा है कि व्यक्ति का जो विकास है वो उसके वंशानुक्रम और उसके वातावरण का क्या माना जाता है दोस्तों? गुणनफल माना जाता है। विकास होता है तो वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है। कथन किसने दिया है? आर.एस. बुडवर्थ ने। हमेशा गुणनफल होता है, ना तो योगफल होता है, ना भागफल होता है, ना शेषफल। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, ये हर बार एग्जाम में आ रहा है घुमा फिरा करके। कभी कभी तो इस तरीके से, जैसे हमारे राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में अब की बार एक क्वेश्चनों में चिन्ह नहीं कर दिए कि बताओ इसके संदर्भ में कौन सा चिन्ह आएगा, यानी व्यक्ति विकास के संदर्भ में वंशानुक्रम वातावरण के बारे में कौन सा निम्न में से चिन्ह आएगा? क्या प्लस का साइन आएगा, या मल्टीप्लाई का आएगा, या प्लस का आएगा, या डिवाइड का आएगा, या माइनस का आएगा? तो आपको खूब पता है यहां पे कौन सा चिन्ह आएगा? गुणा का चिन्ह आएगा। अब इस चीज को प्रश्न पूछने का तरीका बदल रहा है। ठीक है, तो विकास जो होता है वो हमेशा वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है। अब इसी को कई बार ऐसे भी दे देता है कि डेवलपमेंट इक्वल टू क्या होता है कि सर H इंटू ई, ये किसका क्या बन गया? फॉर्मूला बन गया। डी का मतलब डेवलपमेंट बोले तो विकास किसका परिणाम है कि सर वंशानुक्रम और वातावरण के गुणनफल का परिणाम। वंशानुक्रम और वातावरण के गुणनफल का प्रभाव क्या होता है, परिणाम क्या होता है? विकास होता है। फॉर्मूला कौन दे रहा है इसको? बुडवर्थ दे रहा है। कौन दे रहा है इसको? बुडवर्थ दे रहा है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है?
बोलो यहां तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, अगर बता दो थम्स अप करके। चलें आगे, ठीक है। तो अब दूसरा कारण, बात दूसरा देखते हैं, अगला कारण क्या रहेगा, नंबर 2 दूसरा रहेगा आपका वातावरण। वातावरण यानी आपका जो एनवायरमेंट है वो कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने में इसका भी बड़ा ही अहम योगदान है। भाई सीधी सी बात है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बन जाता है हमारा मन। बालक जिस प्रकार के वातावरण में रहता है उसी के अनुसार अनुकूल हो जाता है, ठीक है ना। बालक यानी ये क्या कहता है, ये सिद्धांत क्या कह रहा है कि बालक, ये क्या कह रहा है कि बालक जिस प्रकार के वातावरण में रहता है, वातावरण में रहता है, वह उसी के अनुकूल हो जाता है, उसी के अनुकूल हो जाता है। उसी के क्या हो जाता है, अनुकूल हो जाता है, ठीक है। जिस प्रकार के वातावरण में रहता है वह उसी के अनुकूल हो जाता है। कहने का मतलब हम जैसे एटमॉस्फेयर में रहेंगे वैसे हम बन जाएंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, जैसे ठंडे प्रदेशों में रहने वाले, ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोग कैसे होते हैं बताओ, लोग कैसे मिलेंगे बताओ। तो देखो ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोग कैसे मिलेंगे, चुस्तीले, फुर्तीले, है ना, गोरे रंग के मिलेंगे। अंग्रेज कैसे होते हैं, गोरे, क्यों, ठंडे प्रदेशों में रहते हैं। रंग कैसा होता है, फेयर होता है, ठीक है। तो ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोग चुस्तीले, फुर्तीले, गोरे होते हैं, बलशाली होते हैं, है ना, अत्यधिक काम करने वाले लोग होते हैं। अरे भाई चुस्ती फुर्ती जिनके अंदर है वही काम करता है। अब मैं आलसी हो गया तो मैं कोई काम करूंगा क्या, क्यों, क्योंकि मैं गर्म स्थानों में रहता हूं। जो गर्म स्थानों में रहते हैं वहां के लोग आलसी होते हैं। रंग उनका कैसा पाया जाता है, काला पाया जाता है, क्योंकि सूर्य की किरणें पड़ती हैं सीधी, और वो सूर्य की जब किरणें पड़ती है तो सनवर्ण होता है ना, सनवर्ण के कारण उनकी जो स्किन है वो काली पड़ जाती है, बात खत्म, ठीक है ना। आप कुछ दिनों के लिए क्या करो कि आप जब आपका रंग सांवला है, आप कुछ दिन के लिए ऐसा करो, बिल्कुल बाहर मत निकलो, है ना, एसी में रहना शुरू कर देना, ठीक है ना, महीने भर के लिए यार आप देखना, और फिर आप जाएंगे तो आपकी जो स्किन है वो अलग ही उस पर निखार आएगा। कारण, क्योंकि सूर्य के कारण आपकी स्किन सनवर्ण नहीं हुई। अपन लगाते ना सनवर्ण क्रीम वगैरह, इसलिए तो लगाते हैं। अपन जो वो लड़कियां देखती है ना वो पहनती हैं, यहां तक कि वो क्यों पहनती हैं, कहीं उनकी स्किन काली ना पड़ जाए। वैसे कोई डेट आई क्या कैलाश, इसके बारे में बताओ। ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोग चुस्तीले, फुर्तीले और कैसे होते हैं, गोरे होते हैं, ठीक है। और जो गर्म स्थानों के जो बालक होते हैं वो निर्मल होते हैं, नाटे होते हैं, आलसी प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है। जबकि गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोग, गर्म प्रदेशों में रहने वाले लोग इनकी अपेक्षा निर्बल पाए जाएंगे, निर्बल, ठीक है, काले एवं आलसी पाए जाते हैं, आलसी पाए जाते हैं। अभी इकाई को अंतर आ रहा है, ये आपके वातावरण को प्रभाव है। इस जो भिन्नता का कारण है वो क्या है, आपका एनवायरमेंट है। अरे यार अंग्रेजों को देख लो आप,
वे उनके मन में आया तो साइकिल पे पूरा विश्व भ्रमण कर निकल जाएं, ठीक है। और हमारे तुम्हारी कंडीशन ये होती है कि आपको अगर घर से दूर 1 किलोमीटर भी जाना है, 500 मीटर भी जाना है, तो आपको बाइक से जाना है। इतने आलसी हो जाते हैं हम लोग, वो साइकिलों से ही लंबा सफर तय करते हैं। देखते ना टूरिस्ट जो भ्रमण करने आते हैं साइकिलों से निकल पड़ते हैं। अपन को तो साइकिल, अरे यार साइकिल चलाऊंगा मैं अब। देखो स्टूडेंट का एग्जाम कैसा हुआ भाई, हम तो अपनी तरफ से कोई कसर छोड़ नहीं रहे हैं, है ना। अब वो क्या एग्जाम में रहता है, क्या उसका हुआ, कैसा रहेगा, वो उसकी मेहनत है। किसने उसने ईमानदारी से मेहनत की होगी, जिस किसी की मैं बात कर रहा हूं, है ना, तो वो उसकी मेहनत ईमानदारी पर डिपेंड करता है। बाकी पढ़ाया वो पेपर में आया, अपन यही कर सकते हैं, ठीक है ना। आप भी पढ़ रहे हो और शायद आपने भी एग्जाम देखा होगा कि अब तक जो हमने पढ़ाया था ऐसी कोई चीज शायद नहीं थी, है ना। अब यूं कोई एक आध प्रश्न ऐसा आ जाए, वो एक सीधा ना होकर घुमा फिरा के आ जाए, वो एक अलग चीज है। बदलता राजस्थान में जो एग्जाम का जो वो है ट्रेंड, वो थोड़ा सा इस बार चेंज है। अब वो गए जमाने के वन लाइनर क्वेश्चन आते थे कि फला सिद्धांत किसने दिया, ठीक है ना, कि साहब इसमें उसकी जीन प्याजे ने संवेदिगामक की अवधि क्या मानी। अब वो चीज गई, अब तो वो जीन प्याजे पूछ रहा है, जीन प्याजे की चारों अवस्था लिख रहा है, उसको मैच करिए। वो जीन प्याजे को भी इसी में रख रहा है, वो लेप्समन बायगोस की भी उसी क्वेश्चन में घुसा रहा है, वो फ्राइड भी उसी में घुसा रहा है। जैसे आए थे ना कि भाई फला सिद्धांत किसका, मैच करो, ये किसका, मैच करो, ये किसका, मैच करो, मैच करो, मैच करो। ठीक है ना। हाँ, लेकिन बात यह है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो चीज आपने पढ़ी नहीं है उसको आप मैच कर ही नहीं सकते, और जो चीज हमने पढ़ रखी है कि यार ये हमने पढ़ रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल के बताऊं मैं आपको कि अभी आया था अधिगम के सिद्धांत कैसे पूछे गए थे, कि अधिगम के सिद्धांत शायद कैलाश को तो पता भी होगा, पेपर देखा होगा इसने आपके इस बीच में जो है, कि अधिगम के सिद्धांत दिए भाई। कौन से सिद्धांत है, प्रयास एवं त्रुटि विधि का दिया। कौन कौन से दिए थे, देखो बात हो ही गई तो मैं बता देता हूं मैं आपको। आजकल पेपर राजस्थान का लेवल कैसा आ रहा है, आरपीएससी कैसे एग्जाम कंडक्ट कर रही है, या हमारा जो कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग है वो कैसे पेपर प्रश्न पत्र तैयार करवा रहा है। तो जैसे साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं, उसने विकल्प ए में दिया प्रयास एवं त्रुटि, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। विकल्प बी में दिया, उसने दिया प्रचालन सिद्धांत, प्रचालन, जो आपको पता ही है मैंने करवा रखा है, क्रिया प्रसूत को ही बोलते हैं प्रचालन सिद्धांत। अब पहली बात तो उसने नाम बदल दिया, लेकिन इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा था इंग्लिश तो ऑपरेंट थ्योरी लिख रहा है, इंग्लिश में कोई दिक्कत ही नहीं है। हिंदी में अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो इंग्लिश में जाओ, एक बार पता चल जाएगी आपको। तीसरा उन्होंने दिया था विकल्प में शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन। और विकल्प डी में दिया था उन्होंने अंतर्दृष्टि, गेस्टाल्ट, अंतर्दृष्टि सिद्धांत। अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा क्या, उसने पूछा कि निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके कालक्रम के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में यानी आरोही क्रम में लगाओ। उसने पेपर में क्या पूछा कि इनको, ये नहीं पूछा कि ये किसने दिया है, ये किसने दिया है, ये किसने दिया है, ये किसने दिया है, ठीक है, ये नहीं पूछा। उसने ये नहीं कहा कि इनको मैच कर दो, मैच भी नहीं कहा। उसने कहा कि इनको बढ़ते हुए कालक्रम में लगाओ। ना कोई सन दे रखी ना कुछ दे रखी, अब आप इसको बढ़ते हुए कालक्रम में लगाओ। तो भैया आओ, लाला आओ, बेटा आओ, ध्यान से सुन लो और अपनी कॉफी खोल लो कि सर ने, मैंने आपको हर किसी के बारे में बता रखा है। अब देखो यहां प्रयास एवं त्रुटि, ठीक है ना, और शास्त्रीय अनुबंधन। एक चीज ध्यान से सुनना, अभी भी दिमाग लगाना यहां पे भी, कि इसका जो पब्लिश हुआ था ये 1913 में हुआ था, और ये हुआ था 1904 में, और ये हुआ था प्रयोग जो किया था 1938 में, और मैंने दूसरा बता रखा है 1943 चूहों और कबूतरों में प्रयोग। और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत ये वैसे दिया था 12 में, लेकिन प्रयोग हुआ था 1916 में। मैंने सारी चीजें आपको बता रखी हैं। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि यहां पर विकल्प में सी से स्टार्ट हो रहा था,
ठीक है, एक था जो ए से स्टार्ट हो रहा था, लेकिन इसके अकॉर्डिंग, इस वाले के अकॉर्डिंग अन्य मैच नहीं खा रहे। यहां पर भी उसने दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया था पेपर वाले ने कि भैया कि जो प्रयास एवं त्रुटि है ना, ये पब्लिश तो 1913 में हुआ था, लेकिन सबसे पहले जो थॉर्नडाइक ने, मैंने आपको लिखवा रखा है, इन्होंने पीएचडी शोध किया था, इन्होंने पुस्तक भी लिखी थी एनिमल इंटेलिजेंस, तो इनका पीएचडी का शोध था, और वो शोध कब हुआ था? 1898 में। बोलो, आपकी कॉपी में लिख रहा होगा, देख लेना, 1898। तो अब यहां से इस चीज को उन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया कि इससे कोई संबंध नहीं है। तो अब पहले कौन सा आएगा? ये आएगा, फिर इसके बाद में आएगा सी, यानी पहले आया ए, फिर आएगा सी। अब यहां देखो ये कब आ रहा है? अब ये तो सबसे लास्ट में हो गया, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, ये बीच में आ गया, तो ये आ गया आपका डी, और यहां पे आ गया आपका बी। ए सी डी वी, लो साहब मैच है वो। बताओ भाई, इस तरीके के आए। हां, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, ठीक है। पेपर जो था वो इस तरीके का था कि अगर आपने भले कुछ भी नहीं पढ़ के गए हो, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा लॉजिकल अपने माइंड से लगा लिया विद स्पीड के साथ में, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को सफलता मिल रही है। हकीकत बात है ये। अब बहुत से बच्चे क्या कहते हैं कि यार कोचिंग वालों ने जो पढ़ाया, ऑनलाइन के टीचर्स ने जो पढ़ाया, वो तो कुछ आया ही नहीं। अरे मेरे भाई, सबने बता रखा है कि गागरोन दुर्ग जलदुर्ग है, ठीक है ना। अब वो पूछ रहा है कि भाई कौन सा दुर्ग है, पार्क है, कौन सा सैन्य है, कौन सा क्या है। तो भाई टीचरों ने तो पढ़ा रखा है आपको, तभी तो आप उस चीज को कर पा रहे हो। लेकिन पहला पेपर था, किसी को भी यह कल्पना नहीं थी कि कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग भी आरपीएससी की तर्ज पर ऐसा कंटेंट वाला पेपर दे सकता है। विगत जो सरकार हुई थी, कांग्रेस सरकार में जो एग्जाम हुआ, पूरी बुकलेट मुश्किल से 8-10 पन्ने की थी, ये पेपर ही 64-64, 66-66 पन्ने के आ रहे हैं, ठीक है ना। 150 मिनट में 150 क्वेश्चंस। अब मैं ये कह रहा हूं, मैंने आपको ये सॉल्व कराया, अगर आप इसको ईमानदारी से दिमाग लगा के सॉल्व करें तो ये क्वेश्चंस आपका, अगर जो बच्चा फ्रेशर है जिसको अनुभव नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपके 2 मिनट को लेकर के जा रहा है। कितने मिनट को? कम से कम 2 मिनट लेके जा रहा है ये। अब आप बताओ, अगर एक क्वेश्चन 2 मिनट ले जाएगा बच्चों, तो फिर 150 क्वेश्चन करने के लिए जो आपका 2.5 घंटे का समय है, वो तो कम पड़ना ही है, जाहिर सी बात है। क्योंकि कथन कारण निष्कर्ष, बच्चा लॉजिक भी लगाएगा, पहले प्रश्न को पढ़ेगा, चारों विकल्प समझेगा, चारों विकल्पों में विकल्प छुपे हुए उन पर चर्चा करेगा। तो ये जो था लेवल 1 का सबसे हार्ड था, बिल्कुल हार्ड था, ठीक है ना, हार्ड था। बच्चों से पेपर भी मैं कह रहा हूं नहीं पढ़ सकते। मैं ये कह रहा हूं, मैं पूरे डंके की चोट पे कह रहा हूं कि यार टीचर लोग भी फेल हो गए उसको करने में। यार सबसे बड़ी बात यह है, आप कैसे कोई ये कह रहा है, जो लोग ये दहाड़ते हैं ना, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि जो लोग ये दहाड़ते हैं ना कि यार मैंने पढ़ाया वो हूबहू आया, मैंने पढ़ाया वो हूबहू आया, क्या आया हूबहू? यार क्यों बच्चों को बेवकूफ बनाते हो यार? क्या हूबहू आया है? ठीक है, क्या पढ़ाया? क्या आपने इस तरीके का पैटर्न बच्चों को पढ़ाया? क्या इस तरीके से किसी टीचर ने बच्चों को पढ़ाया ईमानदारी से? मैं कह रहा हूं, मैं खुद कह रहा हूं, नहीं पढ़ाया मैंने इस तरीके से। हाँ, थ्योरी क्लास ऐसे पढ़ा रखी है, लेकिन इस तरीके से अपन ने बच्चों को नहीं पढ़ाया, ईमानदारी से कह रहे हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि देखो, ईश्वर देखता है यार। अरे हां, आगामी समय में हर टीचर इस तरीके से पढ़ाना चालू कर देगा। आगामी समय में बदलते ट्रेंड के हिसाब से, बदलते पैटर्न के हिसाब से हर टीचर इस तरह से पढ़ाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। अब बताओ, मैंने आपको ये उदाहरण दिया, आपके पास, आप तो यहां पर लाइव देख रहे हो और ये प्रश्न आया हुआ है, क्या मैंने इन सबकी सन वगैरह नहीं लिखा रखी है? ठीक है, लेकिन हमने ये चीज नहीं पढ़ाई आपको कि हमने कहा ये सिद्धांत इसने दिया, इसमें इस पे प्रयोग है, इसमें इस पे प्रयोग है, लेकिन हमने भी नहीं सोचा था कि यार इस तरीके के भी प्रश्न बना करके दे सकते हैं। क्योंकि पूरा एक पैनल बैठता है, पैनल बैठ करके क्वेश्चन को तैयार करता है, ठीक है ना। मैं आपको बता रहा हूं, चाहे एस्टेट का एग्जाम आप देने जा रहे हो, आपको अप्लाइड क्वेश्चन मिलेंगे बेटा, ठीक है ना। मैंने जब ये मेरी थ्योरी एक दो करीब 5-6 टॉपिक और रह गए, जल्दी इसको कराता हूं, फिर मेरी बात हो गई भार्गव सर से, मैं आपके लिए एमसीक्यूज कराऊंगा मैराथन, आपको अप्लाइड क्वेश्चन दूंगा मैं, जो आपके सीटेट एस्टेट के लेवल के जो पेपर आते हैं, तब आप देखना।
ठीक है, आपको लगेगा यार ये चीज हमने थ्योरी में पढ़ी है क्या, और जबकि मैं आपको जब उसको सॉल्व कराऊंगा मैंने कहा ये यहां पढ़ाया है मैंने। तो इस तरह के से क्वेश्चंस के आ रहे हैं, बच्चे में बच्चा वही सफल होगा जिसने एक्यूरेसी के साथ में समय मैनेजमेंट करके और नेगेटिव से बचते हुए जिन क्वेश्चनों को नहीं संपट बैठा उनको छेड़ना ही नहीं था, अगर छेड़ दिया तो मामला गड़बड़ है, ठीक है ना। बाकी पेपर का लेवल ऐसा था कि 50 से 60% तो बच्चा अपने लॉजिक से करके आ रहा है। एस्टेट का प्रीवियस ईयर्स निकाले हैं सर, बहुत इजी है। बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं कि जो बच्चा राजस्थान के टीचर्स से लेकर तैयारी कर रहा है ना, वो हरियाणा का टेट हो, चाहे वो यूपी का टेट हो, चाहे वो सीटेट हो, वो बच्चा रुक नहीं सकता। कारण क्या है कि हमारे यहाँ के जो टीचर्स हैं, हमारे यहाँ के जो लोग हैं, उनका पैटर्न ही ऐसा है इस तरीके से कि आपके हल्के पतले एग्जाम को तो आप ऐसे निकाल जाओगे। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा इसका मतलब कि आप लापरवाही बरत जाएं। कोई भी एग्जाम ना तो हल्का है, ना अभी किसी एग्जाम को हल्का समझने की आपको भूल करनी है, ठीक है। ट्रेंड के हिसाब से पढ़िए, बदलते पैटर्न के हिसाब से पढ़िए, आप चीजों को अंदर से पढ़िए। समय लगता है, मैं चाहता तो इस कोर्स को अब तक 50 घंटे में बाउंड कर देता, ठीक है, लेकिन उसमें फिर मेरे पास कोई गारंटी जिम्मेदारी नहीं थी कि भाई नहीं आया तो नहीं आया, इसके साथ आपके साथ दगा होता। तो अपन यहां ये चीज नहीं करना चाहते, इसलिए हमने आपको बेहतर से बेहतरीन कंटेंट यहां पर दे रहे हैं हम आपके लिए, जो आपको शायद पेड बैचों में भी नहीं मिल रहा होगा। आप ईमानदारी से उठा के कहें, अपने विश्वास आप देखें, लोगों से पूछ के देखें, कंटेंट मिलान करके देखें, तो आपको पता चल जाएगा यार इतना कंटेंट तो पेड बैच में नहीं मिल रहा, ठीक है। तो पढ़ो मस्त बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। एस्टेट का एग्जाम आप बताओ, आपने किसी ने कोई डेट बताई नहीं कि सर कब कोई फिक्स हुई है कि डेट, ठीक है ना। चलिए तो देखो, वातावरण की बात हो गई, ठीक है, वातावरण की बात हो गई, होगी कि नहीं हुई। तो वंशानुक्रम और वातावरण, ये दो चीज तो ऐसे हैं जो बालक के हर प्रकार के विकास को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जाति प्रजाति, यानी कास्ट या स्पीच जो होते हैं। तो जाति और प्रजाति के कारण भी, जाति प्रजाति भी कहीं ना कहीं आपके किसका उदाहरण है, ये भी आपके व्यक्तिगत भिन्नता का उदाहरण है। जाति, जाति हुई, प्रजाति स्पीच जिसको बोलते हैं, कास्ट एंड स्पाइस, ठीक है। अब देखो जाति प्रजाति, जाति प्रजाति मतलब देखो, जैसे मैं बात करूं कि ब्राह्मण, ब्राह्मण क्षत्रिय, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या वैश्य हो, बनिए का अंतर आपको ऑटोमेटिक दिखाई दे जाता है, ठीक है। या जैसे मैं बात करूं प्रजाति, प्रजाति की बात करूं, जैसे अब जो नीग्रो प्रजाति है ना, कौन सी प्रजाति है, अभी कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है, कोई बात नहीं है, ठीक है ना। जैसे में अमेरिका में कौन सी होती है, अमेरिकन व नीग्रो जो जाति है, अमेरिकन व जो नीग्रो जाति है, उनका अंतर आपको दिखाई देता है, ठीक है। अमेरिकन व नीग्रो जाति में अंतर, अमेरिकन व नीग्रो जाति में अंतर। जैसे मैं कहूं मंगोल, मंगोल क्या होता है, सिर्फ आंखें बादाम जैसी होती हैं, है ना, सिर चपटा होता है, ठीक है, तो हाथ धड़ छोटे होते हैं, वो मंगोल जाति है। तो जाति प्रजाति का जो अंतर, जाति प्रजाति में अंतर नहीं पाया जाता, पाया जाता है ना, आपको दिख जाएगा कि यार ये ब्राह्मण है, यार ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, यार ये शूद्र है, यार ये गाड़िया लोहार है। तो ये कहीं ना कहीं जाति प्रजातियों का अंतर भी हमारे व्यक्तिगत भिन्नता को क्या करता है, प्रभावित करता है, ठीक है ना। आज सब लोग लेट आ रहे हो क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट देखो आयु, एज। अच्छा, बुखार हो गया, बुखार हो गया, टैबलेट लो, चाय बना के लाओ एक अदरक की बढ़िया सी मेरे लिए भी। यस, नेक्स्ट देखो आयु, एज। अब आयु के कारण भी व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, एज के कारण कैसे, जैसे जैसे व्यक्ति की एज बढ़ती है, उसकी सोच, उसकी समझ, उसका सोचने का तरीका, उसका दायरा बढ़ता हुआ चला जाता है। तो वो एज के, हमारे बुजुर्ग और हम में क्या अंतर है, हम में और उनमें यह अंतर है, हम चाहे उनसे ज्यादा पढ़ लिए हों, लेकिन उन्होंने दुनिया बहुत देखी है
उन्हें हर तरीके का क्या है, अनुभव है। इसलिए तो बुजुर्ग कहते हैं कि बेटा ये बाल जो है ना, ये सफेद धूप में सफेद नहीं हुए, बल्कि अनुभव से सफेद हुए हैं। तो ये जो अंतर आया वो किसकी वजह से आया है, आयु के कारण। जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है वैसे वैसे उसकी बुद्धि, उसकी सोचने की क्षमता है ना, उसके ज्ञान का दायरा बढ़ता हुआ चला जाता है। हां, अनुभव का अंतर है, अनुभव का अंतर उम्र से तो आता है। हमारे घर के बुजुर्ग और हम में यही तो अंतर है कि उनके पास अनुभव रूपी खजाना है, हमारे पास केवल किताबी ज्ञान है। उनके पास जीवन का हर तरह का अनुभव है, हम अभी केवल स्टार्टिंग कर रहे हैं। वो जब भी तो कहते हैं कि बेटा तू पढ़ो है भाई, तू गुनियो ना है। एक सामान्य भाषा में पढ़ते हैं ना कि बेटा पढ़ो है पर गुनियो ना है। तो वो गुनने की बात किस में है, उनमें है। किससे आई, उनकी एज से आई, उनकी बढ़ती उम्र के तजुर्बे से आई। ये हमको क्या रखना है, ध्यान रखना है। बोलो बात समझ में आ गई? बताओ अब यहां पर आयु समझ में आ गया कि जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है, जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है, उसका अनुभव ज्ञान आदि बढ़ता चला जाता है। ठीक है, कहते थे ना, अरे यार कम से कम ये तो बच्चा था यार, तू तो इसके साथ इतना बड़ा आदमी था, कम से कम तू ही ध्यान दे लेता। चल इसने तो बचकानी हरकत कर दी, ये तो बच्चा है, तुम तो इसके साथ थे। बड़े व्यक्ति से कह देते हैं ना कभी कभी कोई ऐसी बात हो जाती है, तो इसका मतलब उसने तो बचकानी हरकत कर दी, लेकिन तुम इसके साथ में थे, तुम तो संभाल सकते थे। ठीक है, तो यही बात है। ये किसका अंतर है, आयु। तो जाति प्रजाति, आयु, वंशानुक्रम, वातावरण, ठीक है। एक हमारे लिंग का प्रभाव, ठीक है ना। एक जो प्रभाव आता है वो किसका आता है, आपके लिंग का प्रभाव। कौन सा प्रभाव, लिंग का प्रभाव, लिंग प्रभाव। ये भी कहीं ना कहीं व्यक्तिगत भिन्नता का कारण है। अब जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो महिलाएं होती हैं, महिलाएं कैसी होती हैं, महिलाएं, इनका व्यवहार थोड़ा सा दयालु होता है। महिलाएं कैसी पाई जाती हैं, दयालु। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि पुरुष अपेक्षाकृत महिलाओं के थोड़े से कैसे होते हैं, कठोर स्वभाव वाले होते हैं। कैसे होते हैं, कठोर। ठीक है, हम हमारी आवश्यकताओं के लिए किससे कहते थे, मम्मी से कहते थे। पापा से कहने में क्या लगता था, डर लगता था। क्यों, क्योंकि पापा का व्यवहार कैसा रहता है, थोड़ा सा हमारे अकॉर्डिंग हमको लगता है, जबकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम मानते हैं कि पिता का जो व्यवहार है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है। मां से अपन कुछ भी कहेंगे तो मां हमसे बचाई लेगी हमें और हमारा ही पक्ष करेगी। तो यही कारण है कि इलेक्ट्रा ऑडिपस कॉम्प्लेक्स मैंने आपको पढ़ाया कि लड़कों का जो झुकाव होता है वो अपनी माता की तरफ, और लड़कियों का जो झुकाव होता है वो अपने पिता की तरफ। वो कौन सा कॉम्प्लेक्स है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के कारण लड़कियां अपने पिता से प्रेम करती हैं, और ऑडिपस कॉम्प्लेक्स के कारण लड़के जो हैं वो अपने माता से प्रेम करते हैं। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये लिंग प्रभाव भी, ये भी कहीं ना कहीं व्यक्तिगत भिन्नता का क्या माना जाता है, कारण माना जाता है। ठीक है ना। बात देखो, बुद्धि। ठीक है ना। अगला कारण है हमारी बुद्धि। कौन सा कारण है, बुद्धि, इंटेलिजेंस। नेक्स्ट देखो, बुद्धि। अब देखो भैया, बुद्धि के कारण ही अपन देखें कि भाई ये बुद्धि के कारण है कि कोई तो क्या है, प्रतिभाशाली है। ये बुद्धि के कारण ही तो है कि कोई किसी को तो अपन क्या कहते हैं, प्रतिभाशाली। क्यों, क्योंकि उसका आईक्यू लेवल कितना है, 140 प्लस है, 140 या इससे प्लस है। वो तो कौन हो गया, प्रतिभाशाली। बुद्धि के कारण ही हम कहते हैं कि साहब प्रखर बुद्धि है, प्रखर बुद्धि है। बुद्धि के कारण ही हम कहते हैं कि साहब सामान्य बुद्धि है। कैसा है, सामान्य, एवरेज है। बुद्धि के कारण ही अपन कहते हैं कि भाई कैसा है, कि सर मंद बुद्धि है,
बुद्धि के कारण ही अपन कहते हैं कि साहब कैसा है ये बालक, जड़ बुद्धि है। कैसा है ये बालक, जड़ बुद्धि है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, मेरा तो मां की साइड ज्यादा है सर जी, वो एक अलग चीज है कि लगाव जो होता है तो वो तो खैर हमारे माता से भी होता है, पिता से भी होता है ना। लेकिन जो मनोवैज्ञानिक अध्ययन किए गए हैं तो उसमें यही देखा जाता है कि वैसे भी देख लो, लड़के जो होते हैं ना वो अपने पिता से चीजों को शेयर नहीं करते जितना अपनी माता से शेयर कर लेते, ठीक है ना। पैसे भी अगर उनको चाहिएंगे तो वो ढाल बनाएंगे किसको, अपनी मां को बनाएंगे। आपके एस्टेट एग्जाम में पूछा गया था कि एस्टेट एग्जाम में कि सिगमंड फ्रायड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्था में एक्सट्रैक्शन एंजाइटी पाई जाती है। एक्सटेंशन एंजाइटी बताओ कौन सी अवस्था में पाई जाती है। एस्टेट एग्जाम में आया वो प्रश्न है, एक्सटेंशन एंजाइटी जिसको बोलते हैं, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बंधियाकरण दुश्चिंता। बंधियाकरण दुश्चिंता। मैंने आपको एक एक चीज पूरे अच्छे तरीके से मन से पढ़ाई है। बंधियाकरण दुश्चिंता है, ये बता सकते हैं कौन सी अवस्था में पाई जाती है। मौन का कह रही सर फैलिक। कितनी अवस्थाएं बताई है साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट में, उन्होंने 5 बताई हैं, और मैंने एक ट्रिक बताई थी OAP LG। OAP LG लाओ, LG का टीवी लाओ। O से ओरल, A से एनल, P से फैलिक, L से लेटेंसी, G से जेनिटल। देखो ये मुखीय है, ये गुदीय है, ये आपकी उत्तर लैंगिक। तो उत्तर लैंगिक में ही इलेक्ट्रल ऑडिपस कॉम्प्लेक्स आते हैं। बिल्कुल मोनिका सागवान जी, आपका उत्तर बिल्कुल राइट है। अब मुझे आप ये बताओ कि क्या मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है कि नहीं पढ़ा। मैंने कल पेपर देख रहा था आपकी प्रीवियस, मैं आपके लिए PYQ को तैयार कर रहा हूं, है ना। बहुत जल्दी थ्योरी कंप्लीट कराने के बाद कि आपको PYQ कराऊं पूरे जो अब तक एस्टेट में आए, ताकि आपको आइडिया लगे उनका डिटेल सॉल्यूशन के साथ में, झमाझम प्रश्नों की सुबह से लेकर शाम तक बारिश, ठीक है ना। तो अब आप बताओ क्या मैंने आप लोगों को ये चीज पढ़ाई हुई है या नहीं पढ़ाई हुई है। बताओ ये चीज मैंने आपको पढ़ाई है कि नहीं पढ़ाई है। आप ईमानदारी से बताओ नोट्स में है कि नहीं। एक एक चीज मैंने आपको बता रखी। बताओ बंधियाकरण दुश्चिंता, लड़कों को यह रहता है कि मैंने यही बताया था कि कहीं न कहीं उनके पिता उनको नपुंसक ना बना दें। मैंने आपको पढ़ाया है कि नपुंसक ना बना दें, ठीक है ना। इसी चीज को क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन एंजाइटी, यानी बंधियाकरण दुश्चिंता कहते हैं। और यही मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रल ऑडिपस, और आपको यह भी बताया था, क्लास में बता दूंगा आपको, कि यूनान में एक राजा ऑडिपस नाम का मैंने कहानी सुनाई थी, और उसने गलती से क्या कर दिया, अपने पिता की हत्या करवा दी और माता के साथ में क्या कर ली, शादी। वहां की किंवदंतियों के अनुसार ये इलेक्ट्रा ऑडिपस कॉम्प्लेक्स निकल के आए। पितृ विरोधी ग्रंथि और मातृ विरोधी ग्रंथि। ऑडिपस जो है वो आपकी पितृ विरोधी है, और इलेक्ट्रा जो है वो मातृ विरोधी ग्रंथि मानी जाती है, ठीक है ना। और ये इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहा हूं मैं, क्योंकि पेपर में हर बार छपने वाली चीज है, ठीक है ना। अब कोई कैसे कह देता है कि यार कि टीचर जो पढ़ाते हैं वो नहीं आता है। टीचर पढ़ाते हैं, सबका पढ़ा हुआ आता है, लेकिन जिस पैटर्न को बोर्ड फॉलो कर रहा है उस पैटर्न के साथ में किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि इस तरह का भी पेपर कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग बना सकता है। बस रही बात साइकोलॉजी की, साइकोलॉजी तो चाहे वो कैसा भी बोर्ड बना ले, चाहे RPSC बना ले, चाहे और कोई बना ले, हम पढ़ा के ही वो लेवल से चल रहे हैं। हमारा NCERT का पुट इसमें है, हमारा CBSE का पुट इसमें दे रखा है, BSER की पुस्तकों का पुट दे रखा है। तो कहां से कोई चीज बाहर निकाल के ले जाएगा यार, कॉमन सेंस की बात है। एक भी क्वेश्चन ये बता दो कि यार इस तरह का क्वेश्चन आया था और आपने कहीं चर्चा नहीं की हो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन, किसी एक प्रश्न का बच्चा कह दे कि वो 4 पुस्तकें आई, है ना, एक 4 पुस्तकें दी थी। मैं पुस्तकों के नाम आपको मौखिक बता देता हूं, मैं आपको बता दूं, आप अपना पन्ना निकाल लो। मेरे प्यारे बच्चों जो आप क्लास देख रहे हैं, मैंने बाल विकास का इतिहास पढ़ाया था बेटा। आपको सबसे पहले जब बाल विकास का इतिहास कराया था, आपको पता है सर्वप्रथम बाल विकास का अध्ययन जॉन लॉक एवं थॉमस हॉब्स ने किया है। उस जगह से आपकी कॉपी निकालो अभी, उसमें देखो, अगर आप नोट्स तैयार कर रहे हो संग की संग, तो आप उसमें देख, या इस चैनल की प्लेलिस्ट पे चले जाना, और प्लेलिस्ट पे बाल विकास का जो पहला है उसमें आप देख लेना, ठीक है ना, उसमें आप देख लेना। तो उसमें मैंने आपको लिखवा रखा है बाल विकास का, और वहां पर मैंने पुस्तकों के नाम लिखा है। क्या मैंने नहीं बताया कि बायोलॉजिकल स्केच ऑफ इन्फेंट चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है,
ए माइंड ऑफ ए चाइल्ड प्रेयर की पुस्तक है। मैंने नहीं बताया आपको कि बेबी बायोग्राफी जो पुस्तक है वो आपके किसकी है, पेस्टोलॉजी की, 1774 में अपने स्वयं के 3.5 वर्षीय पुत्र जिसका नाम अल्बर्ट था। दूसरा बाल विकास का मैंने बताया टायर्डमैन 1787 में। तो ये 3 पुस्तकें मैंने पढ़ा रखी है, ठीक है ना। अब बताओ वो पेपर में दे रहा है, लेकिन उसने प्रश्न क्या पूछ लिया, उसने प्रश्न पूछ लिया कि इन पुस्तकों को उनके कालक्रम में जमाओ। अब यार कालक्रम की बात करें तो सबसे पहले कौन आवेगा भैया, डार्विन आवेगा, ठीक है ना। अब मेरे को गुरुजी तुमने डार्विन कहां पढ़ाया, आप निकालो वंशानुक्रम वातावरण के सिद्धांतों में, वहां चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत पढ़ा रखा है मैंने आपको, ठीक है, वहां लिखा हुआ है। तो इस तरीके का, यानी अब बताइए चारों चीजें टीचर नहीं तो पढ़ाएंगे, इसका मतलब पुस्तकें पढ़ी। अब जिसने पुस्तक ही नहीं पढ़ी है इनके बारे में, अब वो क्या ही उस प्रश्न को सॉल्व करेगा। बस इतनी सी बात समझनी है बस। ओके चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो बेटा फिर कह रहे हैं हम, है ना, और हो सकता है कि सर भी इस चीज को सुन रहे होंगे, अजय भार्गव सर, कि कंटेंट के बारे में तो आप बिल्कुल चिंता मत करो। हाँ कालक्रम याद करके नहीं गए क्योंकि किसी को बेटा ये आइडिया ही नहीं था, ठीक है। पहली बार पेपर फेस हुआ, हो सकता है मेरिट कम जाए, मैं ये भी नहीं कह रहा। बहुत से लोग कट ऑफ पे धार रहे हैं। कैलाश भाई एक चीज और सुनो, बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, कट ऑफ धार रहे हैं। कट ऑफ धारना क्या है, मैं भी आता तो मैं भी चैनल, अगर मेरे चैनल पे क्लास बना लेता कि कट ऑफ कम से कम 10-20 हजार बच्चे जुड़ जाते हैं मुझसे, है ना, और वो मैं उनको बरगला देता कि भाई पेपर का स्तर आसान था, 120 जनरल की जा सकती है, 118 प्लस माइनस 4-5 और कर लो। अरे यार तुमने कितनों का आइडिया लिया भाई, कितने बच्चों का सर्वे किया तुमने भाई? 9 लाख स्टूडेंट थे, 9 लाख स्टूडेंटों में से आपने कितने का सर्वे किया है भाई? 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, और उस हिसाब से आप क्या निकाल रहे हो, कट ऑफ निकाल रहे हो। ये गंदा खेल है, ये घृणित खेल है, ऐसा खेल कभी नहीं खेलना चाहिए। पेपर हो गया, मैंने आपको बताया है, मैंने एक साइकोलॉजिकल बात बता रहा हूं आपको, और आपको चीजें भी बता रहा हूं। मैं बता रहा हूं कैलाश, ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, कि जो पेपर का लेवल है L1 का 100 से 100 के अंदर ही कट ऑफ जाएगी, ठीक है ना। अब कोई कितनी बता ले, ठीक है। और मैं ये बता रहा हूं कि जो बढ़िया से बढ़िया L2 के भी क्वेश्चन है, तो किसी भी सूरत हाल में 110 से ऊपर किसी भी पेपर में नहीं जानी है, L2 की बात करें तो। और मैं भी उसका ही बता रहा हूं कि हो सकता है कि वो आउट ऑफ 100 ही रह जाए, 100 से नीचे ही चली जाए, या 100 से लेकर के 105 के बीच में हो जाए, बस इतना सा है। क्योंकि कंडीशन ये थी कि 5 में विकल्प नहीं भर पाए बच्चे, समय नहीं मिला उनको, और अपन रोना रोते हैं किसका, कट ऑफ। गंदा खेल है, ठीक है ना। हो सकता है कोई बच्चा डिप्रेशन में आ जाए, हो सकता है कि पेपर का कठिनाई का स्तर है, वो बच्चा ला रहा है 110, मान को वो बेचारा श्योर कर रहा होगा कि यार मेरा सिलेक्शन हो सकता है। ये कट ऑफ वाले बता रहे हैं 120, उस बच्चे के तो दिल के अरमा आंसू तो निकाल दिए उन्होंने, और उस बच्चे ने कहीं खुदा ना खास्ता कुछ अपने आप को कर लिया, तो इन हरामखोरों का कुछ नहीं जाएगा, वो किसी का बच्चा चला जाएगा, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा। तो बेटा इस तरह के गंदा खेल मत खेला करो, ये कट ऑफ फटऑफ छोड़ो। मैंने आपको तनाव को दूर करने के उपाय बता रखे हैं, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, आक्रामक और क्षतिपूरक बताए ना। तो प्रत्यक्ष उपाय में मैं बताऊंगा आपको, बाधाओं को नष्ट करना, अन्य मार्ग खोजना, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, विश्लेषण एवं निर्णय। तो जैसे मान लीजिए पेपर हो गया, अब किसी बच्चे को शायद ये लग रहा हो कि यार मैं रेंज में हूं, अच्छी बात है, अब ईश्वर पर छोड़ दो, कर्मण्येव वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन कर्म कर, फल की चिंता मत करे, ठीक है। आप लोगों ने कर्म कर दिया, आपने पेपर दे दिया, अब गाड़ी किसके पाले में, कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के पाले में, अब ईश्वर पे छोड़ दो। अगर आपने मेहनत की होगी और आपका पेपर अच्छा गया होगा तो नंबर आ ही जाएगा। मेरे कहने ना कहने से आपका नंबर आ जाएगा या आता हुआ रुक जाएगा, बताओ, ठीक है ना। तो मेहनत पर बिलीव किया करो, मेहनत पर विश्वास किया करो, इन फालतू चीजों में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। तो इन चीजों को अवॉइड करो। कोई भी इस तरह की कट ऑफ निकालता है उसको अब देखो ही मत, क्लिक ही मत करो, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने बताया अब आपको मैं याद करा रहा हूं कुछ चीजें कि पेपर में प्रश्न आया कि निम्न में से तनाव को दूर करने का कौन सा प्रत्यक्ष उपाय नहीं है। तो मैंने आपको बताया दमन, समन, प्रतिक्षेपण, प्रतिगमन, ये सब कैसे हैं, अप्रत्यक्ष हैं। कैसे हैं?
अप्रत्यक्ष हैं। ठीक है, तो मैंने कहा उसमें प्रत्यक्ष में लिखा रखे 4, केवल प्रत्यक्ष में कितने बताएं, फिर से सुन लो, 4 हैं 4, और ये पेपर में छपते हैं, पेपर में एस्टेट के पेपर में छपेंगे ये। फिर सुन लो आप कौन कौन से। नंबर 1, बाधाओं को नष्ट करना, जिस किसी कारण से हमारे अंदर तनाव हो रहा है हम उस कारण को ही समाप्त कर दो कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। दूसरा, अन्य मार्ग खोजना, मान लो आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप उससे बचने के लिए कोई अन्य रास्ता तैयार खोजो, बजाय टेंशन करने के व्यक्ति को कोई दूसरा रास्ता बनाना चाहिए। तीसरा, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, तो मैं बात कर रहा था लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, कि मान लीजिए कोई बच्चा है उसको लग रहा है कि मेरा यार इसमें नहीं हो रहा, अरे तो कोई बात नहीं यार, थर्ड ग्रेड का एग्जाम था, जगह भी कम है, अभी मेन वैकेंसी तो आई नहीं है, जो सामान्य शिक्षा की है वो एक बड़ी संख्या में भर्ती आएगी, वो चलो आएगी जब आ जाएगी, 26 में आए, 27 में आए, 28 में आए, जब भी आए आ जाएगी। लेकिन अभी जून में फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है राजस्थान में, अभी जुलाई में सेकंड ग्रेड का एग्जाम है, यार तुम्हारा पेपर हो गया, उसको डब्बे में छोड़ दो, अब तुम उसके चक्कर में खटिया पड़ गई, यार कितने जाएगी। वो चैनल वाला ये कह रहा है अरे यार वो इतनी बता रहा है, अरे यार अरे भाड़ में जाने दो, बता रहा है, अपना अगला पेपर आने वाला है, अगला पेपर उसकी तैयारी में जुड़ जाओ। वो आपने कर दिया, अगर आपने अच्छा किया होगा नंबर आ जाएगा, नहीं किया होगा तो तुम्हारे क्या यार, 9 लाख स्टूडेंट ने परीक्षा दी है यार, 7,500 जगह, तो 7,500 का सिलेक्शन होगा, बाकी तो सबको तो मायूसी होना पड़ेगा, तो उसमें हम भी शामिल हो जाएंगे यार, क्या दिक्कत है यार। ऐसे करके चीजों को लोगे तो जीवन आसान हो जाएगा और तनाव हावी नहीं होगा। ओके, ये ध्यान रखना। चलिए, तो मैं इसी की बात कर रहा था कि बुद्धि प्रतिभाशाली हो चाहे प्रखर हो चाहे सामान्य हो, ठीक है ना, मंद बुद्धि हो जड़ बुद्धि हो, किसका अंतर है, ठीक है ना। हाँ, रीट से एस्टेट पे आ जाओ, सेकंड ग्रेड पे आ जाओ, अरे एलडीसी की जगह आने वाली है उस पे आ जाओ, अरे यूपी में नोटिफिकेशन निकलने वाले वहां तैयारी करिए। कौन सी उम्र निकल गई यार, एस्टेट वाले कहां जाएं फिर, एस्टेट वाले अभी एस्टेट का एग्जाम दो, अभी सीटेट का एग्जाम दो, दुनिया भर की वैकेंसी निकलती है क्या किसी, अरे भैया हो सकता है कि आप ये हमेशा ये सोचा करो, हो सकता है कि ईश्वर ने हमारे बारे में और कुछ अच्छा सोच रखा हो। अरे बेटा एक चीज ध्यान रखना, एक मकान बनने से ज्यादा एक महल बनने में समय लगता है, तो हो सकता है कि तुम ईश्वर मकान नहीं देना चाह रहा हो, तुमको महल देना चाह रहा हो। बी पॉजिटिव, सकारात्मक रहो। ओके, चलिए किसी दिन मोटिवेशनल एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, लाओ। चलिए ठीक है ना, बोलो बात समझ में आई। ठीक है, तो ये कौन सा कारण हो गया, आपकी बुद्धि वाला। हाँ ठीक है, अब नेक्स्ट देखो परिपक्वता, अगला जो कारण है वो है आपकी परिपक्वता। कौन सा आएगा, परिपक्वता। परिपक्वता, परिपक्वता बोले तो मैच्योरिटी, ठीक है ना। मैच्योरिटी के कारण भी व्यक्तिगत भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। यो बताइए आप में और आपके पिता में क्या अंतर है, कि साहब पिता के पास मैच्योरिटी है, हम अभी क्या हैं, बच्चे हैं, तो ये परिपक्वता ही तो है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊं, ईश्वर मेरे बारे में तो सोचे ही, क्या भूल गया आपके बारे में, ठीक है ना। तो जैसे परिपक्वता मैच्योरिटी, जैसे मैं आपको बताऊं कि परिपक्वता का मतलब, जैसे आप एक 3 वर्ष के बच्चे को जो कि नर्सरी में पढ़ रहा है, और यार आप उसको 6वीं क्लास की बुक्स दे रहे हो, 6th स्टैंडर्ड की, तो क्या वो उस स्टैंडर्ड को पढ़ पाएगा, नहीं पढ़ पाएगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं मैच्योरिटी का अभाव है। तो परिपक्वता के कारण भी, जैसे हम बच्चों को ड्राइविंग करने क्यों नहीं देते, क्योंकि उनमें अभी फिजिकल मैच्योरिटी नहीं आई है, इसीलिए तो अपन उनको गाड़ी नहीं देते। कानून ने 18 साल के बाद में लाइसेंस का प्रावधान बनाया है। क्यों बनाया है, क्योंकि 18 वर्ष तक बच्चा क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, एडोलसेंस स्टेज से निकल चुका होता है, तो उसके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है। तो मैच्योरिटी जब आ जाती है तो चीजों को अच्छे से समझने लग जाता है, शरीर में भी दम आ जाती है। नहीं, छोटे बच्चे को गाड़ी दे दो, है ना, गाड़ी होती है हैवी, और जरा सा भी मान लीजिए डिसबैलेंस गाड़ी हो गई तो अब कम से कम हम हाथ पैर से रोक तो सकते हैं, वो बच्चा हाथ पैर से रोक भी नहीं सकता। क्यों, क्योंकि उसके पैर भी नहीं पहुंचेंगे तो नाजुक टूट जाएंगे। तो ये मैच्योरिटी का अंतर है, किसका, मैच्योरिटी। तो परिपक्वता भी हमारे अधिगम को क्या, व्यक्तिगत भिन्नता को क्या करती है, प्रभावित करती है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो शिक्षा व आर्थिक कारण, अगला जो है शिक्षा। शिक्षा
ठीक है। एजुकेशन भी कहीं ना कहीं व्यक्तिगत भिन्नता के लिए जिम्मेदार है। जैसे देखो कि एक भाई को माता पिता ने पढ़ाया नहीं, एक भाई को माता पिता पढ़ा दें बढ़िया, तो किसका विकास ज्यादा मिलेगा? जो पढ़ लग गया, ठीक है ना। जो बेचारा अनपढ़ है, बेचारा वो खेती कार्य में बन के रह गया, घर के कामों में रह गया, वो रह गया। हमारे घर परिवारों में, ग्रामीण परिवेश में देखें तो पहले क्या होता था कि आप देख लो बुजुर्ग लोग क्या कहते थे, अरे बेटा नौकरी पहले तो करे ना कोई नौकरी, है ना। उल्टे नौकरी वाले डिपार्टमेंट वाला आके भैया तेरे छोरा है भेजा नौकरी करने, ठीक है। अब हम भाई थे बाबा लग गो होगो बिन जमान में, अब लग के दिखा दे, ठीक है। तो कंडीशन ऐसी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा का प्रभाव भी कहीं ना कहीं इंडिविजुअल डिफरेंस को शो करता है, ठीक है। जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं वो सामान्यतः अपना विकास ज्यादा कर लेते हैं, और जो अंगूठा टेक होता है, जिसको शिक्षा नहीं मिली, वो कहीं ना चाहते हुए भी विकास नहीं कर पाता। और कई बार तो ऐसी अपवाद हर चीज के मिल जाते हैं, कई बार पढ़े लिखे धरे रह जाते हैं और अनपढ़ आगे निकल जाते हैं। वो खुद लक फैक्टर है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन कहने का मतलब एजुकेशन हमको निश्चित रूप से एजुकेशन के कारण भी व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगला कारण देखो, आर्थिक कारण। अब देखो आर्थिक कारण में आपके सीटेट में कैसे प्रश्न दिया था। आर्थिक कारण, सामान्यतः जिन बच्चों की जरूरतें आसानी के साथ में पूरी हो जाती हैं, समय पर पूरी हो जाती हैं, उनमें उपलब्धि का स्तर उच्च पाया जाता है। और जिन बच्चों की आवश्यकताएं घर वाले पूरा नहीं कर पाते हैं, चाह करके भी पूरा नहीं कर पाते हैं, वो कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी उपलब्धि के स्तर से पिछड़ जाते हैं। उसके पीछे कारण क्या है? आर्थिक कारण। क्या मजदूरों के बच्चे इंटेलिजेंट नहीं होते? होते हैं। क्या गाड़ी लोहारों के बच्चे इंटेलिजेंट नहीं है? होते हैं। क्या जो मिस्त्री का काम कर रहा है उसके बच्चे होशियार नहीं है? हैं। लेकिन हम वो बंदा, वो व्यक्ति, उनको कहीं बाहर जाकर के आईआईटी, उनको नीट जेई वगैरह क्यों नहीं करा पा रहा? क्योंकि कहीं ना कहीं उसके पास पैसे की कमी है। वो ना चाहते हुए भी अपने उस बच्चे को या तो पुलिस की तैयारी करा रहा है, या उसको 4th ग्रेड की तैयारी करा रहा है। वो क्यों नहीं भेज रहा उसको आईआईटी करने? वो क्यों नहीं भेज रहा उसको रशिया? वो क्यों नहीं भेज रहा उसको चाइना? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, ठीक है। तो यहां पर बच्चों में जो अचीवमेंट में अंतर मिला, वो किस कारण से आया? वो भैया आर्थिक कारण से आया। सामान्यतः अपन कहते हैं ना कि पैसा है अंटी में, दूध मिलेगा घंटी में, ठीक है। सीधी सी बात है भैया। तो पैसे का ही तो है खेला है सबरा, है सब क्या है, सब पैसे की तो माया है, ठीक है। तो आर्थिक कारण बिल्कुल जरूर। अब भाई अब देखो, अपन लोग घरों में रहते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सड़कों पे फुटपाथ पे सो रहे हैं। क्यों सो रहे हैं? क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास मकान नहीं है। शुक्रिया अदा करो इस ईश्वर को कि उन्होंने कम से कम हमारे लिए छत तो दे दी, उसने हमारे लिए 2 हाथ तो दे दिए, 2 आंख तो दे दी, 2 पैर तो दे दिए, हमें कुछ करने लायक तो बना दिया, हमको शिक्षा तो दे दी। बहुतों के पास तो किसी के पास हाथ नहीं है, तो किसी का पैर नहीं है, किसी का आंख नहीं है ना। किसी के पास 2 वक्त की खाने के लिए रोटी नहीं है। दुनिया में बहुत तरह की चीजें हैं। ये सब कौन से कारण से? आर्थिक कारण। चीजों को प्रैक्टिकली देखो यार, रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है। ये क्या इंडिविजुअल डिफरेंस नहीं मिल रहा, ठीक है ना। गरीबी अमीरी क्या है? ये डिफरेंस ही तो है। किस कारण से? आर्थिक कारणों से। किस कारण से है? आर्थिक कारणों से है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगला जो है समाज। अगला जो बिंदु आएगा समाज। समाज का जो वातावरण है वो भी कहीं ना कहीं इंडिविजुअल डिफरेंस के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा इसमें समाज। क्या आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? समाज। बोलो बात समझ में आई? बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? समाज का वातावरण, वहां का रहन सहन, है ना, ये भी कहीं ना कहीं व्यक्तिगत भिन्नता को जन्म देता है। समाज में जिस तरह का रहन सहन होगा वैसे हम बन जाएंगे, जिस तरह का खान पीन होगा वैसे हम बन जाएंगे, जैसा वातावरण होगा वैसे हम बन जाएंगे, ठीक है। अगर बच्चों को हमने आपराधिक वातावरण में रखा है तो वो अपराधी बनेंगे। अगर हमने उनको उचित वातावरण में रखा है तो उनका व्यक्तित्व उचित बनेगा। भाई जैसा खाएंगे अन्न वैसा बन जाता है हमारा मन, सीधी सी बात है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंडिविजुअल डिफरेंस टॉपिक कंप्लीट। अब मैं कल जो आपकी क्लास होगी वो होगी विशिष्ट वालक। किस टॉपिक पे होगी? विशिष्ट वालकों पे अपन चर्चा करेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा विशिष्ट वालक, ठीक है भाई। और विशिष्ट वालक, इसके बाद में आपका अपन पढ़ाएंगे विशिष्ट वालकों के बाद में क्या रह गया, इसमें सारे हो जाएंगे। विशिष्ट वालक, प्रतिभाशाली,
आपके समस्यात्मक बालक, इसमें बाल अपराधी बालक, ठीक है ना, सृजनशील बालक जो हैं, और आपके मंदबुद्धि बालक, पिछड़े बालक सब हो जाएंगे। ध्यान रखना, हर बालक अपने आप में क्या होता है, हर बालक अपने आप में विशिष्ट है। ठीक है, निम्न में से कौन एक विशिष्ट बालक है? प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, सामान्य बुद्धि, औसत बुद्धि। तो हर बालक अपने आप में क्या होता है, विशिष्ट। उपरोक्त सभी, हर बालक विशिष्ट है। प्रतिभाशाली वो भी विशिष्ट है, मंदबुद्धि वो भी विशिष्ट है, बाल अपराधी विशिष्ट है, समस्यात्मक बालक विशिष्ट है। ठीक है ना, तो विशिष्ट बालक पढ़ेंगे। विशिष्ट बालकों में प्रतिभाशाली बालक, प्रतिभाशाली बालक की विशेषता क्या है, प्रतिभाशाली बालक के लिए शिक्षा संबंधी प्रावधान, जैसे बोलते हैं कि आते हैं ना कि संवर्धन कार्यक्रम किसके लिए चलाए जाने चाहिए, प्रतिभाशाली के लिए। ठीक है, हस्तशिल्प की शिक्षा किसको दी जानी चाहिए, पेपर में आते डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, किसको दी जानी चाहिए, हस्तशिल्प की शिक्षा पिछड़े बालकों को, मंदबुद्धि बालकों को, ताकि वो जीवन जीने के लिए तैयार हो सके, है ना। मंगोलिज्म किसको कहते हैं, पिछड़े बालकों को कहते हैं। सिर कैसा होता है, मंगोल जाति के समान, आंखें कैसी होती है, बादाम जैसी चौड़ी होती हैं, वो क्या है, मंगोलिज्म है। क्या है वो, मंगोलिज्म। बोलो बात समझ में आई। तो इसके बारे में कल क्लास करेंगे। सृजनशील बालक, ठीक है, सृजन अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन। अपसारी चिंतन किससे संबंधित है, सृजनात्मकता से। अभिसारी चिंतन किससे संबंधित है, बुद्धि से। अपसारी और अभिसारी, और अपसारी अभिसारी मैंने आपको कहां पढ़ाए, आपको मैंने पढ़ाए जेपी गिलफोर्ड के त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत में। बोलो पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए, जेपी गिलफोर्ड का त्रिआयामी। अरे तीन ही तो तत्व थे, कौन कौन से, कि सर संक्रिया, दूसरा विषय वस्तु, तीसरा उत्पाद। ठीक है, संक्रिया में क्या था कि सर पहला था संज्ञान, दूसरा था सर अपसारी, तीसरा था सर अभिसारी, चौथा क्या था सब, स्मृति, पांचवा क्या था साहब, मूल्यांकन। बोलो बात याद है कि नहीं आई। बताया है कि अपसारी चिंतन सृजनात्मकता से संबंधित है, जिसको बोलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग, चीजों को डाइवर्ट करना, फैला देना। तो अब सृजनात्मकता में हम चीजों को बढ़ाते हैं, और बुद्धि में आपका अभिसारी चिंतन, कन्वर्जेंट थिंकिंग पाया जाता है, सीधा एक फैक्टर का सीधा एक उत्तर देना। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको वर्बली डिस्कस कर रहा हूं। तो अपसारी चिंतन का संबंध किससे है, सृजनात्मकता से, और अभिसारी चिंतन का संबंध किससे है, बुद्धि से। अभिसारी इंग्लिश में डाइवर्जेंट थिंकिंग, ये रिलेटेड है किससे, आपके क्रिएटिविटी से। आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग किससे रिलेटेड है, सर इंटेलिजेंस से। सर किससे है, इंटेलिजेंस से। ठीक है, बात समझ में आई। ओके, मिलते हैं कल। अब तक जिसने क्लास को लाइक नहीं किया हो लाइक कर देना, चैनल पर जो नया जुड़ता हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लिया करो, ताकि क्लास के नोटिफिकेशन ऑन टाइम आप लोगों को मिलते रहें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।